राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जो तमाम ऑडियो बम वायरल हुए थे उसको लेकर के अब एक बार फिर से राजस्थान की सियासत का पारा हाई हो चुका है। वहीं हाल ही में क्राइम ब्रांच ने पूर्ववर्ती सरकार के अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को अपने बयानों के लिए दिल्ली तलब किया था। वहीं तमाम स्टेटमेंट अब पूरी रूप से कलमबद्ध हो चुके हैं, यानी कि जो परतें सामने अब तक नहीं आई थी वो अब धीरे धीरे आने लगी है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कल क्राइम ब्रांच की किस तरीके से उनकी मुलाकात रही, किस तरीके से उनकी शिष्टाचार रहे, किस तरीके से उनके सवालों का जवाब दिया। साहब, कल क्राइम ब्रांच की पेशी थी या बुलावा था, दिल्ली पहुंचे, क्या तस्वीरें बनी? देखिए, क्राइम ब्रांच में मैं कल छठी बार उपस्थित हुआ हूँ। जब भी मुझे क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुलाती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, तो मेरा हर बार ये प्रयास रहता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और जो मुझे समय दिया जाता है, यानी हर नोटिस में 11 बजे का समय होता है और ये वहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज है कि मैंने हमेशा 11 बजे अपनी उपस्थिति दिल्ली के प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो क्राइम ब्रांच का है रोहिणी में दी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे पास 25 तारीख यानी कल के लिए एक नोटिस था कि आप यहाँ आइए और जो एफआईआर है आपके खिलाफ उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी। तो मैं शामिल हुआ जाके, और हमेशा की तरह वही 4-5 घंटे का जो एक पूछताछ का समय रहता है, कल भी मैं 11 बजे गया और 5 बजे वहाँ से मैं फ्री हो पाया। तो इस दौरान मैंने तमाम सवालों के उनके जवाब दिए जो एक पिछले लंबे समय से पहेली बने हुए थे, जिसमें कि बार-बार ये सवाल था कि ये ऑडियो क्लिप्स आए कहाँ से? तो आपको ध्यान होगा कि मैंने पूर्व में भी यहाँ राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल के माह में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने स्पष्ट किया था कि किस तरह से किस षड्यंत्र के तहत वो सारी चीज़ें दी गई थी। तो कल मैंने वही बात वहाँ दोहराई कि वो सारे के सारे ऑडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से दिए थे और मुझे ये निर्देश दिए थे कि इसमें जो कुछ भी कंटेंट है वो पूरी मीडिया को और प्रदेश की जनता को वायरल करो। तो चूंकि मैं उनका ओएसडी था, वो मेरे मुख्यमंत्री थे, तो मेरे बॉस के आदेशों की पालना करना मेरा दायित्व बनता था, मेरा कर्तव्य बनता था। उन्होंने जो मुझे एक पेन ड्राइव दिया, उसमें जो कुछ भी था उसे मैंने मीडिया को आगे रिलीज कर दिया। अब चूंकि वो पेन ड्राइव के फॉर्म में था तो पेन ड्राइव से तो सीधा शेयर किया नहीं जा सकता। मैं पेन ड्राइव को लेके अपने घर गया, वहाँ से मैंने पेन ड्राइव को एक लैपटॉप पे कॉपी किया। उस लैपटॉप में जो ऑडियोज़ आए उसको मैंने अपने फ़ोन पे लिया और उस फ़ोन डिवाइस के माध्यम से जो राजस्थान में मेरे मीडिया के बंधु हैं, साथी हैं, उनका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उस पे मैंने उसको रिलीज़ कर दिया। उसके बाद प्रदेश की जनता को पता है कि कितना बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि उन ऑडियोज़ में, और बड़े ताज्जुब की बात है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ये पता नहीं था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। मैं तो शेयर कर चुका। जैसे ही खबरें टीवी पे चली और मैंने देखा कि जो मैंने शेयर किया है उसमें ये था, तथाकथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज़ बताई जा रही थी और हमारे दिवंगत भंवरलाल शर्मा जी जो हमारे विधायक थे उनकी, और एक कोई संजय जैन है, उनकी आपस की कोई वार्तालाप थी जिसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि सरकार गिराने की कोई साजिश हो रही है। तो इस तरीके के ऑडियोज़ थे जो मुझसे रिलीज़ करवाए गए। और बलि का बकरा आपको बनाया? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं मीडिया देखता हूँ, मैं आईटी देखता हूँ, तो मुझे मीडिया में अगर कोई भी काम करने के लिए कहा जाएगा तो वो एक प्रैक्टिस थी कि लोकेश तुम ये कर देना, लोकेश तुम ये कर देना। छोटी से छोटी खबर भी मेरे माध्यम से ही मीडिया को जाती थी, चाहे वो रात को 2 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो। आपको ध्यान होगा कि उस पॉलिटिकल क्राइसिस के समय पे 3 हमारे विधायक, चेतन डूडी जी, रोहित बोरा जी और दानिश अब्रार जी, वो वापस लौटे थे। तो जो हमारे प्रभारी थे, उन प्रभारी जी को साथ लेके रात को 2 बजे मैंने मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी। तो सभी मीडिया के साथियों को ये पता था कि जो चीज़ भी मैं भेजूँगा या मेरी तरफ से जो कुछ भी उनको प्राप्त होगा, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करना है। तो मैं हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करता था, मीडिया देखता था, तो मुख्यमंत्री जी से दिन में कई बार बात होती थी। तरह-तरह के मुझे निर्देश दिए जाते थे, वो पॉलिटिकल भी होते थे और सरकारी भी होते थे। अच्छा, लोकेश जी, जिस तरीके से ये चीज़ भी देखी गई है कि जब मुख्यमंत्री जब होता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तत्कालीन डीजीपी,
इन तमाम आला अधिकारियों को भी पता होता है कि इस वक्त क्या तस्वीर बन रही है। क्या ये लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, फिर भी वो चुप रहे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है कि ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, इसकी जानकारी तो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे वो एक पेन ड्राइव दिया था। मेरा ये मानना है कि अगर किसी को भी सर्विलांस पे लिया जाता है या किसी को फ़ोन को टेप किया जाता है, इंटरसेप्ट किया जाता है, तो राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में जो गृह विभाग है उसका एक सेल होता है। वो सेल इंटरसेप्शन का काम करता है और उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनकी पालना की जाती है अगर किसी को भी इंटरसेप्ट किया जाता है तो। इसलिए सबको ये पता रहता है, चाहे वो प्रदेश का डीजीपी हो, सीएस हो, होम सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री के खुद विशेष सचिव रहे हों, मुख्य सचिव रहे हों, इन तमाम जो पूरी मशीनरी है इसको जानकारी रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए वो ऑडियो क्लिप्स जो टेप किए गए होंगे, अब वो लीगल हैं या इल्लीगल हैं ये तो खुद मुख्यमंत्री जी बताएँगे। लेकिन ये तमाम पूरे सिस्टम को इस बात की जानकारी थी कि ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, लोकेश जी, क्या लग रहा है कि अब क्राइम ब्रांच को अब अशोक गहलोत के दरवाजे पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंततः गत्वा अब जो तमाम जो चीज़ें आपने एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें खोली हैं, तो क्राइम ब्रांच भी समझ चुकी है कि सिर्फ आपको मोहरा बनाया गया था, लेकिन इसके किरदार, जो प्रमुख किरदार हैं, वो अशोक गहलोत ही है। ये तो तय जांच एजेंसी करेगी। भाई मुझसे जो सवाल किया जा रहा था कि ये कहाँ से मिले, मैंने उनको जवाब दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम मैंने उस 7 पन्नों के लिखित जवाब में लिखा है कि उन्होंने मुझे अपने हाथ से दी, तो अब आगे का काम जांच एजेंसी करे, उनसे पूछें कि भाई उनके पास कहाँ से आई। अच्छा, लगातार लोकेश जी, ये चीज़ भी देखी जा रही है कि इन तमाम घटनाक्रम में अब परिवार को लेकर के काफ़ी आप चिंतित हैं, क्योंकि जान माल का नुकसान भी है। तो क्या इस बार जो आपके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, कलमबद्ध किए गए हैं, क्या आपने मांग की है कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए? देखिए, ये तो मेरे साथ लगातार हो रहा है। तरह-तरह की धमकियाँ, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हों या फ़ोन कॉल्स हों, उन पे बहुत तरह की धमकियाँ मुझे मिलती हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करता नहीं हूँ। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जब ये बड़ा खुलासा किया था प्रदेश के सामने में, तब भी मेरे पास इस तरीके की धमकियाँ बहुत सारी आई थी। चूँकि अब मैंने अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा दिया है, तो ये लाज़मी है कि मुझे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेके चिंता होगी ही होगी। और उसी चिंता को ज़ाहिर करते हुए मैंने कल वहाँ पे आग्रह किया, उसी अपने लिखित जवाब में जो मैंने स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड किया, उसमें आग्रह किया कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने का मैं उनसे आग्रह करके आया हूँ। अच्छा, अब भविष्य में अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है, तो लोकेश जी, साफ-साफ तौर पर आपका इशारा किस ओर जाएगा? सीधे तौर पर जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई धुरी है जिसने वो सारे काम किए हैं अपने, चाहे वो राजनीतिक फायदे की बात कही जाए उसके लिए किए हों या जो भी मंशा रही होगी, मुझे तो उन्होंने अपने हाथ से पेन ड्राइव दी और कहा इसे रिलीज कर दो। मेरा सिर्फ इतना सा काम था कि मैंने उसे मीडिया को रिलीज किया, जो कि मेरा दायित्व बनता था। मैंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया और निर्देशों का पालन किया। अच्छा लोकेश जी, इसमें लगातार अशोक गहलोत आपसे बार-बार ये कह रहे हैं कि क्या आपने वो मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या आपने वो लैपटॉप डिस्ट्रॉय कर दिया, या आप इस लैपटॉप को कहीं राजस्थान से बाहर स्टेट से भेज दीजिए। क्या उनको डर था कि अगर ये चीज़ें, तमाम चीज़ें बाहर आएगी तो निश्चित तौर पर बंदूक की जो नली होती है वो अशोक गहलोत पर होगी? ये बात सही है कि जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 2021 में, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दर्ज करवाई, उसके बाद प्रदेश में वापस से एक हलचल शुरू हो गई कि भाई पता नहीं किसका नाम आएगा, कैसे आएगा। तो जब मुझे पूछताछ के लिए नोटिस आने लगे क्राइम ब्रांच से, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए कहा कि जो पेन ड्राइव है, जो मोबाइल फ़ोन है, वो आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया या नहीं कर दिया। तो ये बात लगातार मुझे कही गई कि आप अपने पास कोई सबूत नहीं रखना, और इसी के तहत मेरे इस कार्यालय में एसओजी की रेड तक उन्होंने करवाई। जब उन्होंने को कहीं कुछ नहीं मिला, तब जाके मुझे लगता है उन्हें ये तसल्ली हुई होगी कि अब इसके पास कुछ नहीं है, और उसी दिन से उन्होंने इस पूरे केस से किनारा कर लिया। उन्हें लगा कि अब तो होना क्या है, अब तो फंसेगा तो सिर्फ लोकेश फंसेगा। उससे पहले तो बड़े बड़े वादे मुझसे किए जाते थे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में पूरी तरह से उन्होंने ये सोच लिया कि अब तो हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ बचा नहीं है किसी को भी दिखाने के लिए या किसी को पेश करने के लिए। उसके बाद
पूरा सिस्टम बदल गया। उन्होंने अकेला छोड़ दिया और उसके बाद मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जो सच है, जब मुझे लगा कि अब ये सारा ही सारा ठीक रहा और सारा दोष मेरे माथे पे आ रहा है, तो मैं और मेरा परिवार उस काम की या उस कृत्य की, उस घटना की ज़िम्मेदारी कैसे लें जो हमने किया ही नहीं। मैं उसके लिए प्रताड़ना क्यों झेलूँ जो गलती मैंने की ही नहीं। अच्छा लोकेश जी जी मतलब इतना भरा मतलब आप पर विश्वास जता रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसी कौन सी टर्निंग राम कहानी आई जिसको आपको अकेला छोड़ने पर वो मजबूर हुए, और तमाम आपके साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित तौर पर आप किसे इसका पूरा षड्यंत्रकर्ता मानते हैं? ये इसका जवाब तो खुद वही दे पाएँगे कि उन्होंने बाद में इस तरीके से क्यों किनारा कर लिया। लेकिन मैंने अपने काम को 100% ईमानदारी से किया। पिछले उस कार्यकाल को अगर याद करें कि जब 13 से 18 तक एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं होता था, तब लोकेश शर्मा उनके साथ पूरे प्रदेश में घूमता था। कोई गाँव, कोई प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने उनके लिए टीम तैयार नहीं की। और उसी टीम का पूरा काम था 5 साल तक विपक्ष में रहते हुए कि उनको बनाए रखा। जब आदमी सत्ता से दूर हो जाता है, मुख्यमंत्री पद से हट जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यानी कहते हैं ना कि स्पेस मिलना बंद हो जाता है। लेकिन हमने जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार किए, जो उनके लिए डेवलप किए सोशल मीडिया के, जो हमने टीम तैयार की, उन्होंने उनको हमेशा बनाए रखा। और उस टीम ने ऐसा काम किया कि 2018 में हम वापस सरकार में आए और वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा लास्ट सवाल करूंगा। लगातार सचिन पायलट को लेकर के कहा जाता है कि मतलब वो उनको फूटी आंख तक पसंद नहीं करते हैं। मानेसर कांड हुआ, क्योंकि आप बेहद करीब रहे हैं, हर चीज को समझते थे, पहलू को समझते थे। हालांकि सचिन पायलट से भी आपकी काफी नजदीकियां रही, लेकिन कभी उन्होंने इस तरीके का आप पे आरोप नहीं लगाया कि तमाम जो चीजें हुई हैं इसके जिम्मेदार लोकेश शर्मा हैं। देखिए, ये बात सही है कि कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट जी को पसंद नहीं करते। जब भी उनके नाम का जिक्र होता तो बड़े असहज हो जाते थे। तो इसलिए बहुत सामान्य सी बात थी कि एक उभरते हुए नौजवान नेता को इस प्रदेश की कमान कैसे सौंप दें। इसी बात का तो सबसे बड़ा झगड़ा था। कहते हैं ना कि झगड़ा सिर्फ कुर्सी का था, अन्यथा तो इस प्रदेश में आला कमान ने उनके लिए क्या सोचा था पूरा देश जानता है। कि उन्हें उस पद पर बिठाए जाने की कवायद चल रही थी जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ऐसे ऐसे लोग जहाँ जिस पद पे रहे हों, मुझे जो जानकारी है कि उस पद तक उनको पहुँचाने की, उस पद पे बिठाने की उनकी कवायद चल रही थी। लेकिन वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे चिपके रहना चाहते थे। इसलिए आपको ध्यान होगा कि वो 25 सितंबर की घटना, उसको अंजाम भी उन्होंने ही दिया। वो भी पूरा का पूरा एक, कहते हैं ना कि आला कमान के साथ एक धोखा देने का काम किया था। जब आला कमान ने यहाँ अपने प्रतिनिधि बनाकर खड़गे जी और माकन जी को भेजा और उस दिन विधायक दल की बैठक होनी थी, इन्होंने वो बैठक नहीं होने दी। खुद चले गए जैसलमेर और वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप मीडिया में ये चलवाओ कि ये सारे के सारे विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं और इनकी मांग ये है कि हम में से किसी एक को बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेंगे। अच्छा आप लोकेश जी, सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं, क्या कहें? बिल्कुल सही बात है कि सच परेशान हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। वो एक न एक दिन सबके सामने आती है और मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे भी। और जो सच मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उसको पूरे तरीके से मानेगी और उसको स्वीकार करेगी, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं है। मुझे जब इस तरीके से छोड़ दिया गया और जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं क्यों अकेला प्रताड़ित हूँ? वो सच सबके सामने आएगा, चाहे वो जांच एजेंसीज के माध्यम से आए या न्यायपालिका के माध्यम से आए। और एक ना एक दिन वो तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक तकिया कलाम था कि हर गलती कीमत मांगती है। मुझे लगता है कि अगर वहाँ गलती हुई है तो कीमत तो उन्हें भी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से साफ कर दिया है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे एक और सिर्फ एक ही एक चेहरा था, वो थे अशोक गहलोत। क्योंकि अशोक गहलोत अपने स्वार्थ और अपनी सीट को बचाने के लिए न जाने ऐसे कितने लोगों को दांव पर लगाया है। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से राजस्थान की सियासत का पारा हाई होता है, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर।